ये बाबा रामदेव में इतनी ऐंठ क्यों आ गई है? पैसे की वजह से, सत्ता की वजह से, देवकीनंदन जी? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको रामदेव का इतिहास जानना होगा। बिल्कुल। और बाबा रामदेव को मैं पिछले 20-22 सालों से बहुत नजदीक से देख रहा हूं। एक समय था जब बाबा रामदेव लखनऊ आते थे तो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी और नेता उनसे मिलने का वक्त मांगा करते थे। बहुत सारे लोग मुझसे सिफारिश करते थे, चूंकि मैं सहारा में नौकरी करता था उस समय। और जब बाबा रामदेव आते थे तो सहारा का ही उनके पास, मतलब वो आतिथ्य ग्रहण करते थे, उसमें बहुत सारे लोग मुझसे संपर्क करते थे। और मेरी नहीं, बहुत हमारे जैसे कई लोगों से संपर्क करते थे कि बाबा रामदेव से एक मुलाकात करा दीजिए, हमारे बच्चे में ये दिक्कत है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमारी पत्नी को प्रॉब्लम है, हमारे भाई को प्रॉब्लम, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम को। ये इसकी वजह है। दरअसल बाबा रामदेव ने जो योग किया, जो योग का प्रदर्शन जिस तरीके से उन्होंने टेलीविजन पर किया और जाकर के जगह जगह वो प्रोग्राम लगाने लगे, उससे लोगों को लगा कि हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है। अच्छा, 7 दिन बहुत लोग, एक सेकंड, ये नहीं पता था कि जिस चैनल पे उनके आता था वो चैनल उन्हीं का था, खरीदा हुआ। नहीं, और उस समय बाद उनके में पास वो चैनल नहीं था। उस समय उनके बाद में पास वो खरीद लिया चैनल था। नहीं था। बाद में और वो चैनल उन्होंने खरीद वहां लिया। उन्होंने, आज आज की जी तारीख में आस्था और संस्कार दोनों चैनल उन्हीं के हैं। जी, और एक न्यूज चैनल जो बड़ा न्यूज चैनल है देश का और सत्ता से उसकी बड़ी नजदीकी है, उस चैनल के मालिक रामदेव के पार्टनर हैं। ये भी आपको जानना चाहिए। वो हम्म, पार्टनर हैं और वो कहते हैं, जो रुचि सोया कंपनी का नाम जिसका भवेश जी ने लिया, वो रुचि सोया कंपनी का अधिग्रहण उस चैनल के मालिक और पतंजलि दोनों ने मिलकर के पार्टनरशिप में किया है। और हम्म, उसमें भी सरकार ने औने पौने दाम पर रुचि सोया का इनको एनसीएलटी में जाने के बाद इनको दिलवाया। तो देखिए, जब वो योग करने लगे, योग के दौरान वो नेताओं से मिलते थे, अधिकारियों से मिलते थे और उसी दौरान वो पैसे भी लेते थे। बाबा रामदेव जब योग करते थे तो योग का कार्यक्रम तो सवेरे होता है, वो करीब 8-9 बजे तक खत्म हो जाता था। 8-9 बजे के बाद पूरे दिन बाबा क्या करेंगे? तो पूरे दिन बाबा जो पूंजीपति होते थे उस शहर के, जो पैसे वाले लोग होते थे, उनसे मिला करते थे और उनसे मिलने का पैसा लेते थे। वो उनकी फीस हम्म, 5 लाख रुपए हुआ करती थी उस समय। किसी से मुलाकात करने का बाबा रामदेव 5 लाख रुपए लेते थे। बाप रे। और उनके लोग पैसे लेते थे, तब बाबा रामदेव टाइम देते थे उनसे मिलने का, 10 मिनट 5 मिनट जो भी वक्त देते थे। इवन के उद्घाटन, किसी का कार्यक्रम का फीता काटना होता था, उसके लिए भी रामदेव पैसे लेते थे। वो एक सेलिब्रिटी बन गए थे। लेकिन 2000, बल्कि मैं कहूंगा कि 2014 से करीब 5 साल पहले बाबा की जो पहुंच थी वो उत्तर प्रदेश में थी, उत्तराखंड में थी और दिल्ली में थी। इसके अलावा कुछ विदेश में भी उनके योग के कार्यक्रम हो चुके थे। लेकिन 2014 में जिस तरीके से उन्होंने, या उससे 1 साल पहले जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, उसका कर्ज भारतीय जनता पार्टी आज उतार रही है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सरकार और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो ड्रग डिपार्टमेंट है, उसने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। बल्कि एक ज्वाइंट डायरेक्टर थे, आज कोर्ट में वो खड़े थे। वो कहा जा रहा है कि वो कांप रहे थे और हाथ जोड़ करके जज के सामने कह रहे थे कि साहब मुझे माफ करिए, मुझे अभी बहुत जल्दी मेरी पोस्टिंग हुई है। हाँ, मैं उस समय नहीं था, उनकी मैं दलील उस थी। समय नहीं था। जज, वो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज था। और ये सब कुछ कैसे हो रहा था? इसमें दो लोगों की मिली भगत है। पहला, रामदेव तो है ही है, रामदेव। दूसरा, मीडिया की। मीडिया को इस पर तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को, मीडिया को भी एक्शन लेना चाहिए कि क्या बाबा रामदेव ने कहा कि ये प्रोडक्ट जो है कोरोना ठीक कर देगा, तो क्या मीडिया को इसका विज्ञापन चलाना चाहिए? पहला, क्या कोई प्रोडक्ट ऐसा कहता है कि अगर आप ये साबुन लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, क्या ये प्रोडक्ट का विज्ञापन चलना चाहिए?
ये मीडिया और रामदेव की मिली भगत की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। और आज जो कुछ भी हो रहा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ये सरकार उनके पीछे खड़ी है, उसके बाद भी उनको राहत नहीं मिल रही है। इससे लोगों को समझना चाहिए जो और इस तरह के कारोबारी हैं कि सरकार के साथ खड़े होने भर से आप कोर्ट में रिलीफ नहीं पा सकते हैं। तो रामदेव के साथ भी ऐसा सुप्रीम ही हो कोर्ट रहा ने है। ये जो आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी यही दी कि भाई ये केवल एक मामला नहीं है। इस तरह की जो भी कंपनियां कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाती हैं, फर्जी विज्ञापन देती हैं, ये सबके लिए कड़ा संदेश जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अदालत की आदेश की अवमानना आप कर से करते हैं। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 अधिकारियों को फौरन सस्पेंड किया जाए उत्तराखंड के। और केंद्र सरकार को भी काफी उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि रामदेव का जो गठजोड़ है, वो सबसे पहले रामदेव ने जो योग करते थे, वो मीडिया डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मीडिया वालों से बात करते थे, 2 योग दिखाते थे। तो मीडिया को फुटेज चाहिए होता था। वो मीडिया उस समय उनके कार्यक्रम जो है कुछ सेकंड के फ्री दिखाया करता था। बाद में वो स्लॉट बुक होने लगे। बाद में रामदेव के जो प्रोग्राम चलते हैं, आज की तारीख में भी शायद इस समय, मैंने कभी मॉर्निंग में देखा नहीं, आज तक जैसा चैनल रामदेव के योग का कार्यक्रम स्लॉट बेस पर, मतलब पैसे लेकर के चलाता है, आज तक जैसा देश का सबसे बड़ा चैनल शायद अभी कुछ दिन पहले तक चल रहा था, इसमें भी चल ही रहा होगा। तो ये जो स्लॉट परचेज करने का काम था, ये रामदेव ने किया। उसके बाद रामदेव ने 2 चैनल परचेज कर लिए, आस्था और संस्कार। अब आप पूरे दिन में कई बार रामदेव का उस पर प्रचार चलता रहता है और सारी चीजें चलती रहती। इसके बाद जो रामदेव ने योग के बाद जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई, मेडिसिन के बाद वो प्रोडक्ट में उतर गए, जनरल प्रोडक्ट में। उन्होंने देखा कि जो जीन्स पैंट साबुन पता नहीं क्या क्या बना रहे जो जो घर जो है, जिस घर में उनकी दवा जा रही है, उस घर में उनका ये प्रोडक्ट भी चले जाएगा। आटा, दाल, चाल, दावल, साबुन, तेल, मतलब कोई ऐसा घर का सामान नहीं है जो रामदेव की कंपनी ना बनाती हो। लेकिन नहीं, तो लेकिन आपको एक दिलचस्प जानकारी यही दे दूं, बात को खुद कितना बनाते हैं और बाहर से कितना ठप्पा लगा मैं वही बता रहा हूं कि इनमें से कोई प्रोडक्ट रामदेव की कंपनी नहीं बनाती है। जितना भी प्रोडक्ट वो बेचते हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से वो मैन्युफैक्चरर कराते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास सबसे पहले मार्केट की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने योग और आयुर्वेद की दवाओं के जरिए एक मार्केट खड़ा किया, ग्राहक खड़ा किए, और उन ग्राहकों को यही सामान उन्हीं दुकानों से बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। और अरबों की कंपनी, कई हजार, 10,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की बाबा रामदेव की कंपनी हो गई है। और कहते हैं कि यह एक ट्रस्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि रामदेव के जो ब्रदर हैं, जो भाई हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वही सारा कारोबार रामदेव का देखते हैं। और सब कुछ, पैसे से लेकर के सब कुछ वही करते हैं। हालांकि और भी कर्मचारी हैं, लेकिन सब कुछ वही करते हैं। आप सोचिए कि एक योग गुरु के पास कई चार्टर प्लेन हैं, दुनिया की जो सबसे महंगी गाड़ी है उससे बाबा रामदेव चलते हैं और बालकृष्ण चलते हैं। और वो बालकृष्ण जिसकी डिग्री आयुर्वेद की फर्जी है, वो भी मामला आप सबने देखा था। तो ये सारे लोग केवल रामदेव जी की क्या डिग्री है? रामदेव जी के पास भी कोई डिग्री है? नहीं, कोई डिग्री नहीं है, इस आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं है उनके पास। उनके पास योग का ज्ञान है, योग की जानकारी है। तो जितना वो योग सिखाते हैं उससे ज्यादा वो भाषण देते हैं, वो देश की बात करते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से वो देश की बातें नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं। तो अब किस मुंह से बात करेंगे? आज जब कोर्ट में हियरिंग हुई, हियरिंग के बाद जब वहां मीडिया पूरी खड़ी थी और मीडिया ने उनसे सवाल पूछना चाहा, तो किसी मीडिया वाले के सवाल का जवाब नहीं दिया। वैसे सारे मीडिया वाले अगर वो जवाब दे भी देते तो चलाते नहीं, जो उनके फेवर की बात होती वही चलाते। उसकी वजह है विज्ञापन। वो धमकी देते थे कि अगर हमारा ये कार्यक्रम नहीं चला, हमारा इंटरव्यू आज नहीं किया गया, तो विज्ञापन आपका बंद, और बंद कर देते थे। वो
कई चैनलों में विज्ञापन बंद करा दिया, कई जैसा बताया रिपोर्टर ने अगर सवाल पूछ दिया तो उनकी नौकरी ले ली। तो रामदेव आर मोर पावरफुल आज की तारीख में है। इसी वजह से उन्होंने मध्य प्रदेश में जमीन ले ली, राजस्थान में जमीन ले ली, उत्तराखंड में ले ली, यूपी में ले ली, और कहां कहां नहीं ले ली, विदेशों तक में उन्होंने जमीन ले ली केवल सेवा के नाम पर। लेकिन वो सेवा किसकी कर रहे हैं? मेवा खुद खा रहे हैं सेवा के नाम पर। मेवा भवेश जी, इन्होंने जो पूरे देश भर में फ्रेंचाइजीज बांटी हैं, एकदम फुटकर जगह गली गली फ्रेंचाइजी बोर्ड लगा हुआ है बड़ा बड़ा, और ये कि वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे और उनसे आप जाके नाड़ी वाड़ी दिखाइए। तो इसका कुछ अनुभव आप बता सकते हैं कि भाई वहाँ किस तरह के वैद्य बढ़ते हैं और उनको बैठते हैं और उनको कुछ नॉलेज भी है वो, या खाली 10 दवाई लिख के वो बेचने का ही काम करते हैं? म्यूट है म्यूट है। नहीं, देखिए वहाँ जो मेरा अनुभव है, मैं ऐसे आयुर्वेद में विश्वास करता हूँ और मैंने सोचा कि पतंजलि के शोरूम में जाके वहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं जरा उनसे कंसल्ट किया जाए। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कोई ज़्यादा जो है जानकारी देने के लिए वो लोग उत्सुक नहीं है। अच्छा, आपने ये दवा ले ली है? हाँ हाँ, ये काम करता है, देखिए कुछ दिन खा के देखिए। तो इस तरह का जनरल, एक तरह से जनरल सजेशन देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के लोग बैठा रखे हैं वहाँ पे। क्या वो आपसे पूछते हैं कि आपकी क्या दिक्कत है, आप कैसे कैसे क्या रूटीन है, या कोई डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन जो एक डॉक्टर का काम होता है प्राथमिक, कि आपसे समझे कि आपकी समस्या क्या है और किस तरह से आपके व्यवहार में आपको लग रहा है कि परिवर्तन आ गया है और क्या आपकी समस्याएं क्या है, उसके आधार पर हम आपको कुछ रेकमेंड करें। तो ये ऐसा कुछ मेरा अनुभव है कि ऐसे मेरे 2 सेंटर के अनुभव है, लखनऊ में ही ऐसे 2 सेंटर का अनुभव है जहाँ डॉक्टर नाकाम रहे कि वो मुझे कुछ गाइड करते। इससे ज्यादा गाइड अगर आप यूट्यूब चैनल पर कुछ देखेंगे, कुछ सर्च करेंगे तो बहुत एक से एक डॉक्टर आपको आयुर्वेद के बता देंगे, या बहुत सारे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं जो प्रामाणिक जानकारी रखते हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो धोखाधड़ी है, मैं यही कह रहा था कि इन्होंने जो देवकी नंदन जी ने बड़ा तगड़ा खुलासा किया। आप देखिए कि कोई आदमी सत्ता के साथ इस तरह का तालमेल कर ले और अपनी कंपनी की ताकत इतनी बढ़ा ले, अपने इतने पैसे इकट्ठा कर ले और उस पर इतना गुरूर हो जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट और नियम कानून की अवहेलना करने लग जाए। अगर इस तरह से करने लग जाए तो देश में आप समझिए किस तरह की परिस्थिति पैदा होगी। तो सही है कि आज जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसका निश्चित रूप से कि जो अगली तारीख होगी आप देखेंगे कि इनका माफीनामा आज मंजूर नहीं हुआ है, इनको किसी तरह का एक मतलब हो सकता है कि कड़ी सजा मिले या कड़ा कोई ऐसा प्रावधान कर दें जिसकी वजह से इनको समझ में आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना कितना गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। और सिर्फ इनको नहीं, ऐसे इस तरह का रुख रखने वाली तमाम कंपनियां, तमाम लोगों को, जो देश में जो एक लॉ के प्रति आदर भाव होना चाहिए कि एक कानून है, एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जिसका हमें सम्मान करना होता है, जिसके हिसाब, जिसके गाइडलाइंस में हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में व्यवहार करना होता है। तो ये प्रकरण है, इस प्रकरण पर हम लोग इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि देश में कानून का राज, जिसकी हम लोग बात करते हैं बार बार, अगर कानून का राज नहीं रहेगा, लोग इतने मतलब सत्ता और स्वयं प्रभु हो जाएंगे तो फिर क्या होगा इस देश का? डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? जो इतना अकूत संपत्ति उन्हें इकट्ठा कर लिया और वो करते जा रहे हैं, अपने संपर्क बढ़ाते जा रहे हैं और वो इतने बड़े ताकतवर हो गए हैं, हो जा रहे हैं कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। कल को जो है वो इतिहास बदल देंगे, कह देंगे कि जो है योगा जो है हमने ही शुरू किया था। तो एक आदमी एक तलवार सूट पहन के शुरू, तलवार सूट पहन के पूंजी सलवार सूट पहन के आपको याद है किस तरह भागे थे। बात खत्म कर लेता हूँ। बाबा रामदेव की सकल पूंजी ये है कि उन्होंने योग, जो भारत का एक अच्छा विज्ञान है, वो योग जो है लोगों को राहत दे सकता है, उस योग को उन्होंने पकड़ा और आधुनिक युग में लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। उससे लोगों को राहत मिली और उस राहत की वजह से इनको लोग मानने लगे कि ये भगवान है और वो खुद को भगवान वो भी करने लगे। चैनलों ने उनको बहुत हाथों हाथ लिया, चैनलों में उनके कार्यक्रम चलने लगे, वो खुद भी चैनल के मालिक बन गए। और फिर एक चीज आपको एक पॉलिटिक मिल जाती है तो उसके बूते आप फिर तमाम धंधेबाजी शुरू कर देते हैं। देश आपको किसी एक वजह से, किसी एक काम की वजह से आपको
आपको मानने लगती है तो इसकी गंभीरता उसमें आनी चाहिए कि भाई देश हम में विश्वास कर रहा है तो हम देश के साथ विश्वासघात ना करें। लेकिन ये तो उसी तरह के विश्वासघात जैसा है जो कोरोना काल में जिस तरह का प्रचारित किया गया कि उनकी दवा जो है वो कोरोना से मुक्ति दिला देगी। उस समय भी इस तरह का मामला आया था कि आप पता चला कि वो पतंजलि की दवा खा के आप कोरोना से बच नहीं पा रहे हैं, आप दूसरे जो चिकित्सा पद्धति है उसके इलाज को ठुकरा रहे हैं। जी, वही नुकसान ये होता है उसमें, इस तरह के उसमें कि बहुत सारे लोग इस वजह से वो योगासन सिखाते थे और उनके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर जो दवाइयां छोड़ दी, डायबिटीज की या बीपी की या हार्ट की, और उस चक्कर में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। एक बात। दूसरे, देखिए आपको या हमारे दर्शकों को अच्छी तरह याद होगा कि हमने कोरोना पीरियड में बहुत सारे देश के जो क्वालिफाइड वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनके हम लोगों ने कार्यक्रम के इंटरव्यू किए। तो वो सब ये बताते हैं कि भाई देखिए योगासन जो है वो भी कोई मतलब पीटी एक्सरसाइज नहीं है कि आप जब चाहें जैसे चाहें उल्टे सहे, या कोई ये जिम्नास्ट का काम नहीं है। उसके लिए भी रूल्स हैं, यम नियम, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें सदाचार होता है, झूठ नहीं बोलना होता है, और ये नैतिक नियमों का पालन करना होता है। और वो बाबा खुद ही नहीं करते हैं नैतिक नियमों का पालन और ये यम नियम। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का। दूसरा जो है आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में भी कहा जाता है कि भाई कोई जड़ी बूटी किस समय उसको लेना है, किस नक्षत्र में लेना है। आप देखिए जैसे उस छोटा उदाहरण है रात रानी। अब रात रानी की खुशबू रात में ही आती है, दिन में नहीं आती। लेकिन अगर आप इतना बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठेके पे सब मंगा रहे हैं घास को जड़ी बूटी, तो उसमें क्या हो रहा है कि इसीलिए दवाइयां असर भी नहीं कर रही हैं। तो कई वैद्यों ने कहा कि भाई ये तरीका आयुर्वेद का नहीं है। आयुर्वेद का तरीका यह है कि वैद्य जो है वो खुद अपने देखरेख में और प्रॉपर जो औषधीय जो वो हैं जड़ी बूटियां, उनसे दवाइयां बनवाए। तो ये बाबा रामदेव जी ने, मुझे लगता है कि जो योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति और सन्यासियों के प्रति हमारे जो मन में श्रद्धा होती है भारतीयों के मन में, उसका भी एक तो शोषण किया, कह सकते हैं देवकी नंदन जी। अब देखिए योग के बारे में अगर कहा जाए तो योग को जन जन तक प्रसारित किया रामदेव ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर योग सही तरीके से करिए, आप प्राणायाम करिए, प्राणायाम तो बहुत सारे लोग करते हैं, और उनके आने के बाद से ये प्राणायाम बहुत लोग करना शुरू भी कर दिए अपने घरों पर। हाँ, लेकिन उसका भी तरीका ऐसे नहीं कि आप भस्त्रिका जितने चाहे कर लीजिए, कपालभाति जैसे चाहे कर लीजिए, उनके प्रॉपर रूल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आपको एक और जानकारी मैं दे दूं कि स्वामी रामदेव को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान एक अखबार का रहा है, जो कानपुर का बड़ा प्रमुख अखबार है, पूरे देश में उसके संस्करण प्रकाशित होते हैं। उसकी जो महेंद्र मोहन जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इनको बढ़ाने में। और जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय नरेश अग्रवाल जी पर्यटन मंत्री हुआ करते थे। लखनऊ में उनका एक कार्यक्रम जो है, रामदेव ने बात की कि हमारा एक कार्यक्रम लखनऊ में कराइए। पर्यटन विभाग उस समय नरेश अग्रवाल जी के पास होता था, और ये तय हुआ कि भाई पर्यटन मंत्रालय और जो बाबा रामदेव की कंपनी है ट्रस्ट, दोनों मिल करके योग कराएंगे। और इसमें सबसे जो एंट्री फीस होगी उसका 50% पर्यटन विभाग लेगा और 50% रामदेव के लोग लेंगे। रामदेव उस समय इस पर तैयार नहीं हुए। रामदेव ने कहा नहीं, पूरा पैसा मैं लूंगा, हमारी कंपनी लेगी। तो पर्यटन विभाग ने इससे मना कर दिया। इसके बाद उनका कार्यक्रम नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने कार्यक्रम कराए। चूंकि देखिए क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं बिजनेसमैन, उनके पास जब पैसा हो जाता है तो ये चाहते हैं कि सेलिब्रिटी से मिलना। तो रामदेव उस समय एक सेलिब्रिटी हो चुके थे। तो बड़े लोग उनसे मिलने के लिए उन पर लाखों रुपया खर्च करते थे, प्रोग्राम कराते थे। और कई प्रोग्राम शुल्क से होते थे, कई प्रोग्राम निशुल्क होते थे। तो निशुल्क नहीं होते थे कोई प्रोग्राम, उसमें बाबा रामदेव पैसे लेते ही थे। वो चाहे पैसे जो उसमें भाग लेने वाले लोग हैं उनसे लिए जाएं, उनसे वसूले जाएं, या फिर कुछ बड़े कारोबारी मिल करके उनका जो फिक्स अमाउंट है वो उनको पे करें,
तब वो योगा कराते थे। तो योगा वो मुफ्त में नहीं कराते थे। बाबा रामदेव ने कभी कोई काम मुफ्त में नहीं किया। वो बातें जरूर राष्ट्रभक्ति की करते हैं, लेकिन हर काम वो पैसे को लेकर के करते हैं। और लेकिन पैसा लेकर के कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उन्होंने भ्रामक तरीके से एक देश में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की कि दवाओं पर जो कारगर दवाएं नहीं बनाई, ये इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है, चाहे वो कोरोनिल हो या फिर कोई और भी प्रोडक्ट हो।